कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो दो लेक्चर नहीं, अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। Hello students, welcome back to JK SSB, JK PSC, SSC online tutorial. I am Mohammad Azam from New Delhi. I am your economics faculty for accounts assistant exam. So students, previous class में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 4th, that was growth and development. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5th, that is inflation, meaning, types and effect. Inflation एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत छोटा टॉपिक है, तो आज की क्लास में काफी मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि प्रैक्टिकली होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम आम भाषा में बोलें तो हम लोग इन्फ्लेशन को महंगाई बोलते हैं। सो बेसिकली महंगाई होती क्या है, जैसे अगर हम जनरल भाषा में बात करें जो कि हम लोग आपस में बात करते हैं कि महंगाई का सिंपल मतलब होता है कि प्राइस का बढ़ जाना, इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का बढ़ जाना, दैट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में समझे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है परसिस्टेंस राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज नॉन एज इन्फ्लेशन। परसिस्टेंस राइज इकोनॉमिक्स में इस चीज पर फोकस किया गया है दैट देयर मस्ट बी परसिस्टेंस राइज, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में परसिस्टेंस राइज होना चाहिए। परसिस्टेंस राइज को ही, जनरल लेवल के परसिस्टेंस राइज को ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो परसिस्टेंस राइज क्या होता है, लेट सपोज जनवरी में किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस था वो था 10 रुपीज, फरवरी में हो जाता है इसका प्राइस 12 रुपीज, मार्च में हो जाता है 9 रुपीज, अप्रैल में हो जाता है 15 रुपए। तो इस तरीके से अगर जो प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंस राइज इन द प्राइस, इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम पीरियड में प्राइस और बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जनवरी में 10 हुआ था तो फरवरी में 12, मार्च में 15, अप्रैल में 20, इस तरीके से। ठीक है, जो प्राइस बढ़ रहा है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो नीचे ऊपर ना हो। तो अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे प्राइस, दैट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब और समझ लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग। इन्फ्लेशन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मेजर करते हैं हम लोग जनरली, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस वेयर अ यूनिट ऑफ करेंसी इफेक्टिवली बायस लेस देन इट डिड इन प्रायर पीरियड्स। एक जो करेंसी है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। ऑफन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, इन्फ्लेशन को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं और या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। इन्फ्लेशन thus indicates a decrease in the purchasing power of nation's currency। किसी कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर को डिक्रीज कर देती है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए खर्च करने पर मैं किसी कमोडिटी की 5 यूनिट को परचेज कर लेता था, एक साल बाद 10 रुपए खर्च करने पर मैं उस कमोडिटी की 5 यूनिट को परचेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है और अब मैं 10 रुपए खर्च करके उस कमोडिटी की 4 यूनिट या ओनली 3 यूनिट ही परचेज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परचेजिंग पावर थी करेंसी की वो कम हो गई। अब मैं कम गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर सकता हूं सेम करेंसी नोट पर। ठीक है, सो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि जो परचेजिंग पावर है वो किस तरीके से कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। So inflation can be contrasted with a deflation which occurs when prices
इंस्टेड डिक्लाइन। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा उल्टा होता है डिफ्लेशन, इंस्टेड का जस्ट अपोजिट है डिफ्लेशन, जहां पर प्राइस जो है वो डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा पूछा जाएगा आपसे तो क्या होता है, दैट इज डिफ्लेशन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। सो देयर आर बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बाय देयर स्पीड। फर्स्ट वन इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंड वन इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। देन यहां पर टोटल 4 टाइप्स हैं जो कि हमें समझनी है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है उसका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो रेंज है, वो है 0 to 3%। इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन है दैट इज नॉन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो रेंज है दैट इज 3% to 10%। अगर इसके बीच में इन्फ्लेशन है किसी कंट्री में दैट इज नॉन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो 10% से ज्यादा होता है, इसकी रेंज होती है 10% से ज्यादा, ठीक है, टिल 50% के अराउंड। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन उसे कहते हैं हम लोग। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट इज मोर देन 50%, 50% से ज्यादा है, दैट इज नॉन एज हाइपर इन्फ्लेशन। कुछ अदर टाइप्स भी हैं इसकी इन्फ्लेशन की, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये 2 इसके अदर टाइप्स हैं जिसको हमें समझना है। इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इनको भी हम लोग समझ लेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो कि पहली टाइप होती है इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग और मिल्ड इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस राइजेस 3% अ ईयर और लेस। जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, जो महंगाई बढ़ी है, वो 3% के इक्वल है, उससे कम है, दैट इज नॉन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कमोडिटी को परचेस करता हूं मैं 2019 में 100 रुपए का, तो 2020 आने पर मैं उसी कमोडिटी को 103 रुपए खर्च करके अगर मैं परचेस कर पाता हूं तो उसे बोलेंगे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब जो बड़ा है प्राइस वो 3% से बड़ा है या 3% से कम बड़ा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा है, दैट इज नॉन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइस राइजेस इंक्रीज 2% और लेस, इट बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। 2% से या उससे कम अगर इन्फ्लेशन रहता है, या 3% कह सकते हैं हम लोग, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा पहुंचाता है। दिस काइंड ऑफ मिल्ड इन्फ्लेशन मेक्स कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल कीप गोइंग अप, दैट बूस्ट डिमांड। कंज्यूमर्स बाय नाउ टू बीट हायर फ्यूचर प्राइसेस, दैट्स हाउ मिल्ड इन्फ्लेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। यहां पर सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर छोटा सा प्राइस इंक्रीज होता है, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो कंज्यूमर को ऐसा फील होता है कि इन फ्यूचर और प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर अभी परचेज करना अच्छा समझता है और वो डिमांड करता है। तो जो सिंपल सी बात है, अगर डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसे फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो सभी की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से दोबारा से डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये हमारी सेकंड टाइप होती है। दिस स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेशन इज बिटवीन 3 to 10% अ ईयर। 3% से 10% के बीच की रेंज होती है इसकी, जैसे मैंने बताया था अभी। इट इज हार्मफुल टू द इकोनॉमी बिकॉज इट हीट्स अप इकोनॉमिक ग्रोथ टू फास्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी स्पीड से बूस्ट अप करता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसकी रेंज 3 से 10% होती है। और इंडिया में इस टाइम पर वॉकिंग इन्फ्लेशन ही है। आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल पे दैट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो रेट है दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। आप लोगों का होमवर्क है ये, आप लोग गूगल करेंगे और चेक करेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है एट प्रेजेंट। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद एक बार इस चीज को चेक करेंगे। ये चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो एट प्रेजेंट आप लोगों को चेक करना है, बिकॉज मैं अगर बता दूंगा यहाँ पर तो रेट क्या पता जब तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तब तक रेट बढ़ गया हो या रेट कम हो गया हो, तो आप लोग कहेंगे सर तो हमें गलत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज जो है आपको मैंने होमवर्क में दे दी है कि आप लोग इस चीज को अपने आप से गूगल करके चेक करें कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितना इन्फ्लेशन रेट है। तो इंडिया में वॉकिंग इन्फ्लेशन है बिकॉज इंडिया में इसी रेंज में इन्फ्लेशन है, जो कि 3% से ज्यादा है और 10% से कम है। तो आप लोग को इस चीज को एक बार चेक करना है। आगे देखते हैं। पीपल स्टार्ट टू बाय मोर देन
दे नीड टू अवॉइड टुमारोज मच हायर प्राइसेस। इसमें भी वही होता है कि भाई कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम लोग अभी परचेज कर लेते हैं। बिकॉज यहां पर ज्यादा रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा स्पीड से एट प्रेजेंट खर्च करना स्टार्ट करते हैं, डिमांड करने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज है। और ज्यादा डिमांड करने से आपको पता है कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा, तो इसी वजह से वॉकिंग इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। बिकॉज वॉकिंग इन्फ्लेशन और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट वाज वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड टाइप इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस टू 10% और मोर, मनी loses value so fast that business and employee income can't keep up with cost and prices। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होता है उसकी रेंज 10% से जब ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है। और इस केस में जो बिजनेस है और एम्प्लॉयज हैं वो भी इस चीज को काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उन लोगों के ऊपर भी। कांट कीप अप विद द कॉस्ट एंड प्राइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स अवॉइड द कंट्री डिप्राइविंग इट ऑफ नीडेड कैपिटल। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अवॉइड करते हैं कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जितना उन्हें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उन्हें कुछ ज्यादा खास बेनिफिट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका से कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो उसने मान लो सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट किए, एक साल बाद उसे पता था कि भाई यहां से मुझे 115 रुपए में अर्न कर लूंगा, तो मतलब 15 रुपए का रिटर्न हो जाएगा। पता लगा जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है वो आ रखा है 16% या 14%, ठीक है। तो उस केस में मान लो 14% आ रखा है, तो अब क्या होगा, 15 रुपए की तो उसकी अर्निंग हुई थी एक्स्ट्रा, और जैसे साल खत्म हुआ 14 रुपए का इन्फ्लेशन आ गया, तो उसकी रियल इनकम कितनी है, ओनली 1 रुपीज। तो इसलिए जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडिया के खुद के इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करते हैं, बचते हैं। तो इसलिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन बहुत गंदा है, इसको रोका जाना चाहिए। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। इसको हर हालत में रोकना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को और हर तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। लास्ट टाइप इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस स्काई रॉकेट मोर देन 50% अ मंथ। प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मोर देन 50% बढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज वेरी रेयर, ये बहुत कम होता है। इनफैक्ट द मोस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन अकर व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट मनी टू पे फॉर वॉर्स। जब गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है तो उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, और खासतौर पे जब वो वॉर के लिए मनी प्रिंट करती है। तो आपको पता होगा कि ज्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं की जाती इकोनॉमी के अंदर। ज्यादा मनी प्रिंट करना अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है, और किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है वो एक उसकी मोनोपोली होती है एक इकोनॉमी के अंदर करेंसी प्रिंट करने की, तो वो ज्यादा करेंसी इसलिए प्रिंट नहीं करते क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा। और ज्यादा मनी प्रिंट करने का मतलब हुआ कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और जिसकी वजह से लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो ज्यादा मनी इसलिए प्रिंट नहीं करती है क्योंकि उन्हें हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने कंप्लीटली बताया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का, कि हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड अमाउंट में करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करती है। आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर, सर्च करेंगे AZAM आजम CLASSES आजम क्लासेस, आप इसको सर्च करेंगे और यहां पर जाएंगे जब वीडियो सेक्शन में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि वाई आरबीआई डज नॉट प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी। ये आरबीआई जो है अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करती है। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भाई इन्फ्लेशन आ जाता है, बट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने बताया है उसमें। आपको उस वीडियो को देख के 101% मजा आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है कि किस किस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ रखा था, आया हुआ है। तो 1920s में जर्मनी में आया था, जिम्बाब्वे में 2000 में आया था। मैंने जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया है अपनी वीडियो में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वेनेजुएला में 2010 में आया था, एंड लास्ट टाइम अमेरिका में आया था जब उन्होंने सिविल वॉर को फेस किया था। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया है हिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टू मोर टाइप्स, इन्फ्लेशन की दो और टाइप्स, इनको समझ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, इसको समझना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस दैट फॉलोज अ शॉर्टेज इन सप्लाई। प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है। तो इसको हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं दैट एग्रीगेट डिमांड
is greater than aggregate supply. When demand is more than supply, it create pressure on prices and price start rising. इकोनॉमिस्ट इस चीज को इस तरीके से कहते हैं दैट टू मैनी डॉलर्स चेजिंग टू फ्यू गुड्स. बहुत ज्यादा जो डॉलर्स हैं वो गुड्स को चेज कर रहे हैं. इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई उस लेवल की नहीं हो पा रही है. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ए tenet of Keynesian economics that describes that effect of an imbalance in aggregate supply and demand. When the aggregate demand is in an economy strongly outweighs the aggregate supply, prices go up. तो इस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है. देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा मनी अवेलेबल है, बहुत सारे पैसे हैं और वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज उस लेवल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में लोग मनी है क्योंकि हाथों में, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा डिमांड करेंगे तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं वो बढ़ेंगे क्योंकि जो सप्लायर है वो उसी को सप्लाई करेगा जो उन्हें ज्यादा मनी पे करने को रेडी होगा. तो इस तरीके से जो प्राइसेस हैं वो राइज हो जाएंगे और उससे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जनरली यही जो इन्फ्लेशन है, इसी टाइप का इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी में रहता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. इसी वजह से मोस्टली इन्फ्लेशन आता है हर इकोनॉमी के अंदर क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उस लेवल की नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है. नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीजेस इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स. कॉस्ट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट पुश है मतलब कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं. तो कॉस्ट कैसे बढ़ती है? अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो जो उसकी कॉस्ट है कमोडिटी को बनाने की, दैट इज वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स. ये दो टाइप का जो कॉस्ट है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ये आपकी मेन कॉस्ट आती है वेजेस को पे करना और रॉ मटेरियल को पे करना. तो अगर इन्हीं की कॉस्ट बढ़ जाती है तो मुझे अपने कमोडिटी का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Higher cost of production can decrease the aggregate supply of the amount of total production in the economy. Since the demand for goods has not changed, the price increases from production are passed on consumers, creating cost push inflation. वेजेस बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मैं कम प्रोडक्शन करूंगा, सप्लाई कम हो जाएगी. अब सप्लाई कम हो जाएगी तो दोबारा से वही हो जाएगा, अग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी कम, तो दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मैं क्या करूंगा, अपने कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा. तो इस तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेस. हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन? हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको बोलते हैं हम लोग, इससे हम लोग मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को. सीपीआई इज द मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are of primary consumer needs. जो कि बहुत बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनको हम लोग एक बंडल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम मेजर करते हैं कि प्राइस कितना बढ़ गया है इनका. सो दे इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल केयर, ये सारी जो चीजें हैं इस ग्रुप में, इस बंडल में रहती हैं, जिन बंडल का हम चेक करने वाले कि उनका कितना प्राइस बढ़ गया है. सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्रीडिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग them based on their relative weight in the whole basket. हमने जो ग्रुप उठाया है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं कि कितना प्राइस घटा है बढ़ा है, उनके वेट मतलब उनकी टोटल वेट को हम ध्यान में रखते हुए प्राइसेस बढ़ना है घटना चेक करते हैं. जैसे कि हम लोग आटा जो होता है ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका वेट ज्यादा रखना है आपको. नमक बहुत कम यूज करते हैं हम लोग तो इसके लिए उसका वेट भी कम रखना है हमें. अपने प्राइस बढ़ने के इंडेक्स में उसकी बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, नाउ द प्राइसेस इन कंसिडरेशन आर द रिटेल प्राइसेस ऑफ ईच आइटम एज अवेलेबल फॉर परचेज बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स. हम रिटेल प्राइस को कंसिडर करते हैं कि रिटेल प्राइस कितना बढ़ गया है. तो इस तरीके से हम लोग सीपीआई का यूज करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाते हैं और चेक करते हैं. CPI are used to assess price changes associated with the cost of living, making it one of the most frequently used statistics for identifying periods of inflation or deflation. सबसे ज्यादा यूज होने वाला CPI इंडेक्स है जिससे हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. WPI से भी हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. So WPI is another popular measure of inflation which measures and tracks
द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन द स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल। रिटेल लेवल पहुंचने से पहले ही मतलब होलसेल लेवल पर हम लोग गुड्स एंड सर्विस का प्राइस देख लेते हैं कि कितना है, और उसी को हम कंपेयर करते हैं उसके प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस क्वार्टर के या प्रीवियस मंथ के प्राइस पर, और फिर हम लोग इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लेवल पर या होलसेल लेवल पे हम लोग जो चेक करते हैं दैट इज नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो जनरली दो टाइप का ही होता है आपका जिससे हम लोग मेजर करते हैं। इंडिया में दोनों टाइप से ही मेजर किया जाता है, सीपीआई से भी मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई से भी मेजर करते हैं। पहले इंडिया में ओनली डब्ल्यूपीआई यूज करते थे, अब दोनों ही यूज करते हैं, सीपीआई भी यूज होता है इंडिया में और डब्ल्यूपीआई भी यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट है इसको समझ लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। इट इरोड्स परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन is a decrease in the purchasing power of currency due to a rise in prices across the economy। इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से जो हमारी परचेजिंग पावर है, जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो ये सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा फिनोमेना है कि ये हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 रुपए खर्च करके पहले मैं 5 यूनिट परचेज कर पाता था, एक साल बाद मैं 10 रुपए खर्च करके ओनली 4 यूनिट परचेज कर पाता हूँ। इसका मतलब सेम करेंसी नोट है बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो इसको मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा इरोड्स परचेजिंग पावर का मतलब क्या है। नाउ नेक्स्ट इज इनकरेजेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, किस तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। स्पेंडिंग को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि भाई कंज्यूमर जो है उसे पता है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन आ रखा है तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम उसे मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अभी परचेज कर लेंगे। अगर मुझे जीन्स चाहिए और मेरे भाई की शादी 6 मंथ बाद है तो मुझे पता है कि अगर इन्फ्लेशन आ रखा है इकोनॉमी के अंदर तो प्राइस और बढ़ जाएंगे। जो जीन्स अभी 1000 रुपए की आ रही है 6 महीने बाद हो जाएगी 1500 की, तो मैं क्या करूंगा, अभी परचेज कर लूंगा। तो इससे क्या होता है, ये इंकरेज कर रहा है मुझे खर्च करने के लिए, और सेम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये इंकरेज करता है इन्फ्लेशन। अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इंकरेज होती है मैं बताता हूं आपको। अगर मैं डिमांड कर रहा हूं अभी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हैं वो भी ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा, नई नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन आता है उसे अच्छा मानते हैं क्योंकि वो स्पेंडिंग को भी बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देता है। बट एक लेवल का होना चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल का नहीं होना चाहिए। 2% से 3% से 4% के अराउंड होगा तो उसे अच्छा मानते हैं। वैसे जनरली हम 0 से 3% के बीच का जो इन्फ्लेशन है उसे अच्छा मानते हैं। तो इस तरीके से हमें इंकरेज करता है। थर्ड वन इज रेजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जो उधार लेने की कॉस्ट है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि इस टाइम पर जब इन्फ्लेशन आ रखा होगा तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंक्रीज कर देती है रेट ऑफ लैंडिंग, बिकॉज नाउ दे वांट टू कट द मनी सप्लाई टू द इकोनॉमी। मोर मनी सप्लाई मींस मोर डिमांड एंड हेंस मोर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो और ज्यादा मनी इकोनॉमी में जाने से रोकना चाहती है, जिसकी वजह से जो लोन देती है बैंक उसका जो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग कम लोन ले पाए, और जब लोन कम लिया जाएगा तो मनी कम जा पाएगी इकोनॉमी के अंदर और लोग डिमांड भी कम करने स्टार्ट कर देंगे। अब लोग फर्दर डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो आरबीआई है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ इफेक्ट इज रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कंज्यूमर है वो ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई और महंगाई बढ़ने वाली है, तो वो डिमांड करने स्टार्ट कर देंगे अभी एट प्रेजेंट। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उन्हें एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करता है इन्फ्लेशन। तो एक अच्छा पॉइंट है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीजेस ग्रोथ। जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसे बढ़ाता है इन्फ्लेशन। किस तरीके से, इन्फ्लेशन डिस्करेज सेविंग को डिस्करेज करता है, सिंस द परचेजिंग पावर ऑफ डिपॉजिट्स इरोड्स ओवर टाइम। दैट प्रोस्पेक्ट गिव्स कंज्यूमर्स एंड बिजनेस एन इंसेंटिव टू स्पेंड और इन्वेस्ट, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। द बूस्ट टू स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपए रखे हुए हैं अभी, तो आप अगर उसे गुल्लक में डाल दोगे, अपने पिग्गी बैंक में
डाल लिया आपने गोलक में, डाल लिया पैसे और सोचा कि भाई मैं फ्यूचर में खर्च करूंगा 6 महीने बाद या 1 साल बाद, पैसे इकट्ठे कर रहे हो आप, और आने वाले टाइम में महंगाई आने वाली है, 6 महीने बाद 1 साल बाद इन्फ्लेशन आ जाएगा, और तो आप क्या करोगे, वो पैसे बचाने की बजाय खर्च कर दोगे, या तो खर्च कर दोगे अभी या फिर उसे इन्वेस्ट कर दोगे कहीं ना कहीं, ताकि आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा बहुत आ जाए और आप इन्फ्लेशन से बच जाओ। तो इसलिए जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज होने की वजह से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं खर्च कर दूंगा आज, तो जब मैं खर्च करने जाऊंगा तो इसका मतलब मैं डिमांड कर रहा हूं, और डिमांड करने का मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन्हें सप्लाई करनी है। सप्लाई ज्यादा करने की वजह से वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट इज, दैट इज सिक्स्थ इफेक्ट, इंपोर्ट्स बिकम मोर कॉस्टली। इंपोर्ट महंगा हो जाता है क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हाई इन्फ्लेशन हो गया है तो जो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। जैसे $1 जो है वो इंडिया में अभी अराउंड 75 या 80 के बीच में है, तो अगर इन्फ्लेशन आएगा तो जो रेट है वो और ज्यादा गिर जाएगा, वो 85 तक पहुंच जाएगा, 90 तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो जो डॉलर की टर्म में पेमेंट करनी है, तो इसलिए जो इंपोर्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑयल परचेज करता हूं या सपोज मैं आईफोन परचेज करता हूं अमेरिका से, तो मुझे डॉलर की टर्म में पेमेंट करनी पड़ेगी, और डॉलर को मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीस देने पड़ेंगे डॉलर। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करना है, और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स, और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।